नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेके केंद्रीय विद्यालय का जो पेडागोजी स्पेशल सीरीज में हम चला रहे हैं उसकी क्लास लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ केंद्रीय विद्यालय का, जहाँ से आपके पक्का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात कन्फर्म है। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले जैसे कि आपका इंटरनल एग्जाम जो हुए थे केवीएस के, उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो इस टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं आज आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से क्वेश्चन जरूर आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरा आरटीई का डॉक्यूमेंट से मैंने आपके लिए नोट्स बनाए और वहां से मैं आपके लिए इस पूरे टॉपिक को लेकर आया हूं। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। देखिए क्वेश्चन कि आपका क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं आरटीई। आरटीई 2009, इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, कि शिक्षा क्या है, हमारा सबका अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ये हमारा 2009 में ये एक्ट आया। इसके लिए बारे में पढ़ते हैं क्या है ये, क्या कहता है ये एक्ट। तो ये एक्ट सबसे पहले बात करता है, ये जो एक्ट बात करता है आपसे, ये बात करता है भैया आपका कि ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। ये बात करता है कि 6 से 9 वर्ष की आयु के जितने भी हमारे देश में बच्चे हैं वो सभी को क्या मिलनी चाहिए, सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मतलब बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य जरूरी कंपलसरी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी का मन करे ले लो या ना ले लो, मम्मी पापा नहीं भेजे तो हम नहीं। अनिवार्य है, कंपलसरी है, मम्मी पापा को भेजना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते उस बच्चे से कोई काम करा लें। यदि काम करा लेंगे तो किस में आ जाएगा, वो बाल श्रम की श्रेणी में आ जाएगा। बाल श्रम की श्रेणी क्या हो जाएगी, आपका एक अपराध हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि आप क्या कराओगे, किसी काम में संलिप्तता उसकी रखोगे, तो इसका मतलब बच्चे को अनिवार्य तौर से बच्चे को आपको पढ़ने के लिए भेजना ही पड़ेगा। यही कहता है आरटीई 2009 कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य आपको शिक्षा देनी ही पड़ेगी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर के लिए। आपका क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा ये भी बताऊंगा अगले पॉइंट से। अगला पॉइंट क्या है, अगर कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु तक का है और कैसे भी करके वो स्कूल में एडमिशन नहीं पाया, मान लो 6 वर्ष की आयु पे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया, कि कोई ना कोई ऐसे कारण रह गए होंगे, या उसके माताजी पिताजी कहीं ट्रांसफर हो गया हो, या कहीं से वो आ रहे हो जा रहे हो, और कुल मिलाकर वो बच्चा पढ़ने नहीं जा पाया किन्हीं कारणवश, तो फिर क्या होता है। मान लो 8 साल का फिर वो बच्चा हुआ, 6 में तो एडमिशन नहीं ले पाया, 7 भी रह गई, 6 साल का भी रह गया, 7 साल का भी नहीं पढ़ने जा पाया। 8 साल का यदि कोई बच्चा है या 9 साल का, मतलब कितनी भी साल का बच्चा, यदि 6 साल में एडमिशन नहीं ले पाया, उसके बाद यदि कभी बच्चा दाखिला लेने लेगा तो उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला मिलेगा, ना कि पहली कक्षा में, ना कि फर्स्ट क्लास में उसे एडमिशन मिलेगा। जबकि उसकी जो आयु होगी उसके हिसाब से बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। फिर बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए, अब कहोगे सर मान लो कोई बच्चा 9 साल का एडमिशन लेने के लिए आया, मान लो कोई बच्चा 9 साल का एडमिशन लेने के लिए आया, 9 ईयर का कोई बच्चा है और वो एडमिशन लेने के लिए आया, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न पेपर में क्या आएगा, यदि कोई बच्चा 9 साल का है और वो एडमिशन लेने के लिए आएगा तो आप उसके साथ क्या करोगे। उससे पहले उसने कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, तो उसके साथ आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन आएगा उस बच्चे को हम एडमिशन देने से मना कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आएगा कि उस बच्चे को हम एडमिशन तो देंगे लेकिन फर्स्ट क्लास में देंगे। या तीसरा ऑप्शन आएगा उस बच्चे को हम क्या करेंगे, एडमिशन तो देंगे लेकिन उसका एक टेस्ट लेंगे। और चौथा ऑप्शन आएगा उस बच्चे को उसकी आयु के अनुसार हम एडमिशन देंगे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी, ना उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना, ना उसका कोई टेस्ट लेना, और एडमिशन ना देने की बात तो हमें करनी नहीं है, सबको एडमिशन देना है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको उस बच्चे को कहां पर एडमिशन देना होगा, उसकी आयु के हिसाब से। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर आयु के हिसाब से देंगे, मान लो तो आयु के हिसाब से 9 वर्ष का बच्चा तो लगभग सर भाई 6 का पहली में, 7 का दूसरी में, 8 का तीसरी में, 9 का चौथी में, यदि हम तीसरी चौथी में उसको एडमिशन देंगे सर, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि बच्चा चौथी क्लास में हम उसे एडमिशन दे दें। आती उस पर ABCD भी नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो वो कभी पहले पढ़ने भी नहीं गया स्कूल में, तो हम उसे उसके हिसाब से एडमिशन कैसे दे सकते हैं। फिर मैं आपको एक अपना बात बताऊंगा कि हमारे जीन प्याजे साहब हुए, उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि बच्चे के जो दिमाग का विकास है उसकी आयु के हिसाब से होता है। अब बच्चे का दिमाग का विकास उसकी आयु के हिसाब से होगा, इसका मतलब क्या हुआ? 9 साल का बच्चा मतलब 9 साल की जितने भी आयु वर्ग के उसके बच्चे हैं उनका दिमाग का जितना विकास हो चुका है उसका भी उतना दिमाग का विकास हो चुका है। तो दिमाग के विकास से क्या है, उस पर तो एबीसीडी भी नहीं आती, लेकिन हाँ जी एबीसीडी नहीं आती, लेकिन जो मान लो कोई 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है उसे एबीसीडी सिखाने में यदि मुझे किसी भी टीचर को 6 महीने या 1 साल का समय लगता है, लेकिन वही चीज सिखाने में हमें 9 साल के बच्चे को 1 साल का समय नहीं लगेगा। उसको हम मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन में उस काम को सिखा देंगे। क्यों? भाई उसके दिमाग का विकास अच्छी तरह हो चुका है। ठीक है ना? आप यदि किसी छोटे बच्चे को कोई भी चीज सिखाओ तो भाई उसकी आयु के हिसाब से उसका दिमाग चलता है। जब उसकी आयु छोटी है तो उसका दिमाग कम चलेगा, उसकी आयु बढ़ रही हो रही तो उसका दिमाग बड़ा हो रहा है। इस कंसेप्ट के ऊपर ये बात हुई। ठीक है ना? तो इसीलिए, लेकिन फिर यहां पर एक बात भी कही गई है ना, उसको उसकी आयु के अनुरूप दाखिला देंगे ना कि फर्स्ट क्लास में, तथा उसे फिर बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी और जो टाइम बाउंड होगी, मतलब एक टाइम लिमिट में उसे दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी भी देते रहो, एक टाइम लिमिट रखी जाएगी, भाई इतने तक इतने दिन का टाइम है टीचर के पास में स्पेशल ट्रेनिंग देने का, इसमें इसको बाकी बच्चों के बराबर लेके आना है। सर उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन क्यों नहीं दे सकते? इतनी हम झगड़मबाजी कर रहे हैं, उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे दो, उसके बच्चे का दिमाग ज्यादा अच्छा था, वो तो होशियार हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो एक छोटी जो 6 साल का बच्चा है उसका दिमाग का विकास उसके हिसाब से है, उसका शारीरिक विकास भी उसके हिसाब से। 9 साल का बच्चा, उसके दिमाग का विकास भी उसके हिसाब से, शारीरिक विकास भी। यदि 9 साल का बच्चा 6 साल के बच्चों के साथ मिलकर बैठेगा तो उनमें एज गैप आ जाएगा, और बच्चा जो है, और बाकी सारे बच्चे 6 साल के, वो बच्चा 9 साल का, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? अपने आप में इन्फीरियोरिटी आ जाएगी। उसके अंदर क्या आ जाएगी? उसके अंदर लगेगा हीन भावना पैदा हो जाएगी। हीन भाव मतलब लगेगा यार मैं यहाँ पर कितना बड़ा सा फील करेगा अपने आप में, और सब बच्चे उसे क्या कहेंगे? उसको अलग फील कराएंगे, जिससे कि बच्चे को बुरा लग सकता है और हो सकता है शायद वो फिर पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दे। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको उसकी आयु के अनुरूप ही कक्षा में एडमिशन उसको हम देंगे। ये बात आरटीई करता है। और आयु के अनुरूप दोगे फिर उसको स्पेशल ट्रेनिंग, बच्चों सभी बच्चों को बराबर लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग देंगे, जो कि एक टाइम बाउंड लिमिट के अंदर उसकी स्पेशल ट्रेनिंग एक टीचर को पूरी करनी होगी। ये बात आरटीई कहता है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं? कमेंट्स में जरूर लिखें अपने में। इसके बाद आता है बच्चे को यहाँ स्वतंत्रता है कि वह किसी भी स्कूल से दूसरे स्कूल में जा सकता है, मतलब स्कूल बदल सकता है। ये बात कही गई है कि आप आरटी हमें स्वतंत्रता देता है, कि ऐसा नहीं है कि कन्फर्म है कि यदि आपने प्राइमरी में बच्चे को एडमिशन करा दिया किसी प्राइमरी स्कूल में तो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक उसी स्कूल में रहेगा। नहीं, ये बच्चे का मन है अपना, इसके पेरेंट्स का मन है, वो चाहे तो किसी और स्कूल में भी एडमिशन ले सकता है। इस स्कूल से टीसी उसको उस स्कूल में मिल जाएगी लगाने के लिए। और एक बात और कही गई है इसमें कि जरूरी नहीं कि आप बच्चे के पास, मान लो किसी के पास टीसी नहीं है तो उसे आप एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता दूसरा स्कूल वाला, भाई तेरी टीसी नहीं है तो हम तुझे एडमिशन नहीं देंगे। नहीं, टीसी एक बेसिस नहीं है किसी बच्चे को एडमिशन से रोकने के लिए। तो टीसी ऐसी कोई कंपलसरी भाई चीज होनी ठीक है, अच्छी बात है, टीसी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ टीसी के केवल बेसिस पर आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। एडमिशन तो आपको देना ही पड़ेगा, ये बात भी कही गई है। अगला पॉइंट है कि आरटी कब पारित हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ ये बात यहां पर मैं आपके लिए बताऊंगा इसमें। कि सबसे पहले ये आरटी राज्यसभा में, आरटी का जो था वो राज्यसभा में आया, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद फिर उसे लोकसभा से मंजूरी मिली, और लोकसभा की मंजूरी के बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के टाइम की बात है ये, उनके हस्ताक्षर हुए, राष्ट्रपति उस टाइम पर वो थी, और ये क्या हुआ, ये एक अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। कहां पर? 2009 में। ठीक है ना? 26 अगस्त को प्रतिभा देवी सिंह के पाटिल के जब साइन हुए, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी थी उस टाइम पर, उनके जैसे ही साइन हुए ऐसे ही उस तुरंत ही क्या हो गया, गजट में प्रकाशित हुआ और ये एक्ट के रूप में पारित हो गया। तो सर ये एक्ट के रूप में पारित हो गया 2009 में, तो लागू भी 2009 में हो गया? नहीं दोस्तों, ये लागू 2009 में नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ है?
ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। ये अगले सेशन में, मतलब देखो एकेडमिक सेशन जो शैक्षणिक सत्र चलता है वो 1 अप्रैल से चलता है, तो 1 अप्रैल से जब सत्र चालू हुआ शैक्षणिक सत्र, तब से 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। कब से लागू हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। और उस समय पर ये पूरे भारत में लागू हुआ था, केवल और केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, क्योंकि आपको पता है 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था उस टाइम पर। लेकिन आज की तारीख में वो सब हट गया है और अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है, अलग राज्य को तोड़कर दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक लद्दाख और अगला जम्मू एंड कश्मीर। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर इन सब की जो मजबूरियां थी 370 और 35A की, वो नहीं है अब, इसीलिए अब नहीं। लेकिन उस टाइम पर ये सब था, इसलिए उस टाइम पर की बात करी जाए, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ के नोट्स बनाए उसमें ये बात लिखी हुई है कि उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में ये लागू हुआ था। RTE कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है RTE को देखते हुए? RTE के बारे में अगला पॉइंट है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया था। और 21A हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूल अधिकार दिया गया था। क्या? कि सभी बच्चों को क्या हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सब क्या था? ये हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में अटल बिहारी सरकार में, और उसमें क्या कहा गया? 21A को शामिल किया गया और हमारी क्या है, शिक्षा को हमारा क्या बना दिया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या बना दिया गया? एक हमारा इसे क्या बना दिया? हमारा राइट बना दिया। मतलब राइट का मतलब कहेंगे आप, हमारा ये क्या बना दिया? हमारा सबका ये राइट हो जाएगा कि इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं यदि हमारा ये अधिकार छीना जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? 21A के तहत ये सब हमें मिल पाया। अगला पॉइंट है, माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में बच्चे का दाखिला करवाएं। ये माता पिता का लिए बात कही गई कि माता पिता का ये धर्म है, माता पिता का क्या है, ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाएं। और पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए क्या करें? अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में करवाएं। यदि आप सरकारी स्कूल में कराते हैं या सरकार से संबंधित किसी भी विद्यालय में कराते हैं या किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कराते हैं, तो वहां पर क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा उसे प्रदान की जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में सभी को फ्री शिक्षा प्राप्त की दी जाएगी। तो इसके लिए यदि किसी बच्चे को कहते हैं भाई हम तो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कराइए, वहां पर बिल्कुल फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए। ये बात लेकिन कहाँ कही गई है? ये अनुच्छेद 51 के भाग के में कही गई, के भाग में कही गई, के 51A के पार्ट के में कही गई है ये बात। क्या? कि सभी माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों का क्या करें? वो दाखिला कराएं, जिससे कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकें। मूल अधिकार वाली बात मैंने आपको बताई दी कि 21A को मूल अधिकार बनाया गया हमारा सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके। ये 86वां संविधान संशोधन आपको याद रहना चाहिए, 2002 में आया और इसके तहत ही मूल अधिकार बनाया 21A के तहत। अगला पॉइंट है RTE 2009 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चे के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, नगद शुल्क लेना जिसे कहते हैं कैपिटेशन फी, बिना मान्यता के स्कूल चलाना और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाता है। किस किस चीज पर रोक लगाता है RTE किस किस चीज का विरोध करता है? और विरोध क्या? वो कहता है बिल्कुल खत्म कर दी जाए चीज। क्या क्या? कि बच्चे को हमें, किसी भी बच्चे को हमें शारीरिक दंड नहीं देना, किसी भी बच्चे का हमें मानसिक उत्पीड़न नहीं करना, ना मानसिक उत्पीड़न ना यौन उत्पीड़न, कोई भी प्रकार का उत्पीड़न बच्चों का आप नहीं करोगे। मानसिक उत्पीड़न होता है बच्चे को कहना, किसी चीज के लिए फोर्स करना, तू तो ऐसा कर रहा है, तेरे जैसे बच्चे बेकार है तू तो, ये है। ये बच्चे को आप पनिशमेंट दो तो शारीरिक होगा और मानसिक भी होगा। 4 बच्चों के सामने खड़ा कर दो उसे, वो भी मानसिक उत्पीड़न होगा। फीस नहीं जमा उसके लिए परेशान करो तो भी क्या होगा? आपका मानसिक उत्पीड़न होगा। इसके अलावा बच्चे के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया,
छोटे बच्चे के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया मतलब कोई भी टेस्ट आदि नहीं आपको करवाना है, इस बात का भी आरटी विरोध करता है। इसके अलावा क्या कहता है, नगद शुल्क भी, कैपिटेशन फी, किसी भी एडमिशन फीस के लिए आप बच्चे से कोई भी बात नहीं कहोगे भाई नहीं स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा ये सब चीज लेकिन किसके लिए है, ये सब चीजें किसके लिए बात किया जा रहा है, ये बात सरकारी विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए बात ये ज्यादातर लागू होती हैं, ये कैपिटेशन फी वाली और स्क्रीनिंग प्रक्रिया वाली, ठीक है ना। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक दंड, ये सभी विद्यालयों के लिए बातें लागू होती हैं, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर है। इसके अलावा बिना मान्यता के स्कूल चलाना, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, छोटे छोटे कस्बे जहां पर बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं। तो बिना मान्यता के स्कूल केवल और केवल क्या है, कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं चल सकता, कोई भी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल चल सकता है क्योंकि उसे तो अपने आप मान्यता मिल जाती है, लेकिन बिना मान्यता के कोई और स्कूल नहीं चल सकता। यदि चल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बात कहां पर लिखी है, RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बात लिखी हुई है। इसके अलावा शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर भी रोक लगाना। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन का मतलब होता है जो टीचर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपके में, वो क्या करेंगे, स्कूल वाले टीचर छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, वो कहते हैं बच्चों से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सर हमें समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो ट्यूशन पढ़ लिया आके, यहाँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। या वो टीचर नहीं पढ़ाते, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, बच्चे के नंबर कम स्पेशल करके रखते हैं जिससे कि बच्चा ट्यूशन पढ़ने आए उनकी और अधिक आए हो। लेकिन इसके ऊपर क्या है, आरटी बिल्कुल मना करता है, इसका पूर्ण विरोध करता है, खुल के विरोध करता है। आरटी कहता है नहीं, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है उसको निजी ट्यूशन पढ़ाने की क्या जरूरत है, आपके पास टाइम है, बच्चों को एक्स्ट्रा दो चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपका बच्चा है आपके स्कूल में पढ़ रहा है और आप उसे निजी ट्यूशन देने की बात कर रहे हो, नहीं। सरकार आपको इतना अच्छा खासा पैसा दे रही है सरकारी के नाम पे, तब भी आप निजी ट्यूशन की बात कर रहे हो, नहीं। यदि आप ऐसा करते हो तो ये गलत है आरटी के हिसाब से कि सरकारी शिक्षक कोई बच्चे को निजी ट्यूशन नहीं दे सकता, अपने निजी घर पर कहे कर नहीं ट्यूशन लेने आओ, नहीं, बिल्कुल मने हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का 135वां देश बना। कौन सा देश बना, 135वां देश बना। कौन सा 135वां देश हमारा भारत बना, कब, जब उसने शिक्षा को क्या हुआ, मूल अधिकार में अपने में शामिल किया। 135वां ऐसा हमारा देश बना पूरे विश्व में। इससे पहले 134 देश इस काम को कर चुके थे। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला पॉइंट, आरटी 2009 में कितनी धाराएं हैं या क्या क्या चीज आती हैं उसके अंदर, इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है उनको हम लेके चलेंगे। तो आरटी 2009 में कितनी धाराएं आती हैं, 39 सेक्शंस या धाराएं आती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर 7 अध्याय आते हैं। कितने अध्याय आते हैं, 7 अध्याय या चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, और एक अनुसूची इसके अंदर आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 39 धाराएं हैं, 7 चैप्टर्स हैं, जैसे कहेंगे 7 अध्याय हैं, और एक सेक्शन या ये एक शेड्यूल या एक अनुसूची इसके अंदर आती है। ये बात आपको थोड़ी सी फैक्चुअल बात पता होनी चाहिए। हो सकता है पेपर में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन कर ले। बात तो लंबी थी लेकिन मैंने छोटे में करके लिखी आपके लिए। अगला, इसके अंदर एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसएमसी के बारे में अच्छा खासा दे रखा है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, स्कूल प्रबंधन समिति, ठीक है ना, उसके बारे में बात की गई। और वो उसके बारे में कहां पर बात की गई है, उसके बारे में धारा 21 में बात की गई है। धारा 21 में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी के बारे में बात की गई है, और एसएमसी आपको भी पढ़ना जरूरी है। एसएमसी कहां पर बनाई जाती है, क्या क्या होता है, ये सब बात आपको पढ़ने यहाँ पर पढ़ेंगी। बस इतना है। एसएमसी कहां पर आती है, धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी आती है, आरटी की धारा 21। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या है ये एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी क्या है। सभी अनएडेड स्कूल्स को छोड़कर, अनएडेड स्कूल्स क्या होते हैं, जिनमें गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं आती, ठीक है ना। एक तो सरकारी स्कूल होते हैं, एक होते हैं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मतलब जहां पर सरकार की सहायता उनको मिलती है, टीचर्स की सैलरी के लिए, स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां पर सरकारी सहायता मिलती रहती है। उसे कहते हैं सेमी गवर्नमेंट कहो या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कहते हैं गवर्नमेंट एडेड। एड मतलब होता है हेल्प करना, गवर्नमेंट एडेड स्कूल उनको छोड़, तो गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट तो एडेड दोनों आएंगे इसमें, लेकिन जिनको स्कूल गवर्नमेंट से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, अनएडेड मतलब गैर सहायता प्राप्त, जिन्हें कोई सहायता नहीं मिलती, उन स्कूल्स को छोड़कर सभी स्कूल्स में गठित होगी एसएमसी होगी। वो आपकी प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के, मतलब हर स्कूल में, गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, दोनों स्कूल्स में वो कमेटी गठन किया जाएगा, ठीक है ना। और हर 2 साल बाद वो नई नई कमेटी फिर दोबारा से बनती रहेगी। मान लो कमेटी एक बार बनी, उसके बाद हर 2 साल में वो कमेटी बदलती रहेगी, हर 2 साल में इसका पुनर्गठन होता रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए एसएमसी के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा एसएमसी समिति में 3/4 जो सदस्य होंगे, 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है, सारे के सारे स्कूल के टीचर नहीं हो जाएंगे, क्यों एसएमसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये बात मैं बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स को ज़्यादा शामिल किया जा रहा है कि 3/4 सदस्य वहाँ पर उनके माता पिता या बच्चों के अभिभावक होंगे। और उसमें से भी ज़्यादातर कौन कौन से होंगे, कौन से बच्चों के अभिभावक होंगे? जो बच्चे कमज़ोर वांछित वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों के माता पिता को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, उनको ज़्यादा प्रपोर्शन देंगे, उनको क्या करेंगे, ज़्यादा अनुपात में रखेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि उनकी परेशानियां ज़्यादा हैं, उनकी परेशानी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अपने बच्चों की तरफ सोचेंगे और इससे स्कूल का भला होगा। अगला पॉइंट यहां पर फिर आपको ध्यान रखना है, 3/4 तो आपने याद रख लिया। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से याद रखना है आपको कि एसएमसी में जो 50% सदस्य होंगी, सीटें आरक्षित होंगी एसएमसी में स्कूल के, 50% सदस्य उसमें ज्यादातर महिलाएं होंगी, मतलब आधी उसमें महिला होना कंपलसरी है। अगला पॉइंट है एसएमसी में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगी। एसएमसी का क्या कार्य होगा? एक कार्य होगा कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिन बच्चों को, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको विशेष प्रशिक्षण कोई चाहिए, मान लो कोई बच्चा स्पेशल हो रहा है या किसी बच्चे को कहीं पर कमी हो रही है, ऐसे बच्चों को क्या है, ऐसे बच्चों की पहचान करेगी एसएमसी और उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण आयोजित करवाएगी और उसके लिए क्या करेगी, फंड्स की लिए बात आगे को भेजेगी। एसएमसी के मेंबर्स जो होंगे उनके काम होंगे, सबसे पहला काम होगा कि जो भी स्कूल में काम काज हो रहे हैं, जो भी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी स्कूल में कोई भी काम हो रहा है, उसकी सबसे पहला काम है उसकी निगरानी करना। दूसरा काम है स्कूल की विकास योजना तैयार करना, स्कूल की कैसा विकास कर सकता है, टीचर्स के साथ मिलकर इसमें एक मीटिंग होगी और वहां पर विकास योजना स्कूल का तैयार की जाएगी एसएमसी का दूसरा काम। तीसरा काम क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जो भी अनुदान या फंड्स मिलेगा या इसके अलावा किसी भी जैसे एनजीओ से फंड मिलता है या कोई भी और कंपनीज होती हैं वो फंड देंगी यदि, तो उस फंड की भी निगरानी रखना कि कहीं ऐसा तो ना है टीचर ही सब बैठे बैठे खा रहे हो उस फंड को या कोई और मेंबर ही खा रहा हो। नहीं, एसएमसी के मेंबर्स के साइन होंगे फंड्स पर और उनको पता होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, स्कूल के विकास में लगेगा तो बच्चों का भी उससे भला होगा। इसलिए पेरेंट्स को यहाँ पर ज़्यादा शामिल किया जाता है, सारे टीचर्स के हाथ में सारे फंड्स नहीं छोड़े जाते, ठीक है ना। अब अगला जो बात करती है ये आरटी, ये बात करती है आपकी प्यूपिल टीचर रेशियो, मतलब शिक्षक छात्र अनुपात की एक कक्षा में कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, इसके बारे में बात करती है। तो हम बात करते हैं 2 स्कूल के बारे में, एक प्राइमरी, एक अपर प्राइमरी जिसे कहते हैं जूनियर हाई स्कूल, ठीक है ना। इनके बारे में क्यों बात करेंगे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे इसी लेवल तक आते हैं और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही आरटी ही बात करता है। तो आरटी में सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बात करते हैं, तो प्राइमरी की बात क्या है, प्राइमरी में जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए प्रत्येक 30 बच्चे पर एक स्टूडेंट, 30:1, मतलब 30 तो बच्चे हो एक उनके ऊपर टीचर हो, कम से कम इतना रेशियो होना चाहिए। ये नामांकन की बात है, डेली अटेंडेंस की बात नहीं, नामांकन की बात है कि स्कूल में यदि इतने बच्चे वहां पर नामांकित हैं तो 30 बच्चे पर एक टीचर होना कंपलसरी है। तो देखिए यहां पर बात की गई है, मतलब यदि 60 बच्चों का नामांकन है, 60 बच्चों तक, तो 2 शिक्षक उस प्राइमरी स्कूल में रहेंगे। ये किसके लिए? प्राइमरी विद्यालय के लिए बात की है, प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक। यदि उसमें 60 से 90 बच्चे हैं, यदि 59 बच्चों तक, तो यहां पर ये हो गया 59, यदि 60 बच्चे भी हो गए ना उस स्कूल में, तो वहां पर शिक्षक 3 आ जाएंगे और 90 बच्चों तक वहां पर 3 शिक्षक ही रहेंगे। इसके बाद 91 से लेकर 120 बच्चे तक 4 शिक्षक, 121 से 150 तक 5 शिक्षक, 150 से यदि ज्यादा बच्चे हो गए, 150 से यदि ज्यादा बच्चे हो गए तो क्या होगा, 150 तक तो 5 शिक्षक रहेंगे, 150 से ज्यादा हो गए तो 5 तो शिक्षक रहेंगे।
एक हेडमास्टर की पोस्टर बन जाएगी उसी में से। इससे पहले क्या था, 5 शिक्षकों में से कोई हेडमास्टर होगा, 3 शिक्षक है तो उनमें से कोई हेडमास्टर होगा, लेकिन 150 से प्लस बच्चे हो गए तो 5 + 1 हेडमास्टर की पोस्ट बन जाएगी यहां पर। और यदि और ज्यादा 200 के आसपास बच्चे हम देखें, कोई और बच्चे भी देखें, तो कुल मिलाकर यदि 150 प्लस बच्चे हैं तो टीचर प्यूपिल रेशियो मतलब शिक्षक छात्र अनुपात हमारा 40 से ज्यादा ना हो जाए। भाई हम तो 30 लेके चलेंगे, लेकिन बच्चे मान लो 250-300 आ जाए, तो एकदम इतने टीचर नहीं आ पा रहे, तो इससे कम भी रेस मतलब कम से कम तो इतना होना चाहिए, 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन बच्चे किसी स्कूल में 300 बच्चे पहुंच जाए प्राइमरी स्कूल में, तो फिर यदि वहां पर इन केस यदि शिक्षक कम पढ़ रहे हैं तो कम थोड़ा बहुत हम 1% को चला सकते हैं, लेकिन इतना ना हो कि एक क्लास में 40 बच्चे से ज्यादा टीचर पढ़ा रहा हो, वो काम नहीं होना चाहिए। बात कही गई है कि 40 से एक्स्ट्रा ना हो, हेडमास्टर को छोड़कर ये बात की गई है, हेडमास्टर वहां पर काउंट नहीं होगा टीचरों में, ठीक है ना, यदि बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस केस में। अदरवाइज ये रेशियो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको 1:30 याद रखना है अपना। अब बात करते हैं हम यहां पर जूनियर स्तर की, कि जूनियर स्तर पर क्या है और क्या रोल है। जूनियर स्तर की बात करते हैं तो जूनियर स्तर मतलब कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात कर रहा है ये। और यहां पर क्या है, यहां पर बात कह रहा है कि एक अध्यापक हो, कम से कम साइंस के लिए एक अध्यापक हो, मैथ के लिए एक अध्यापक हो, एसएसटी के लिए एक अध्यापक हो, और भाषा के लिए अलग अलग एक अध्यापक हो, जो भाषा शिक्षक हो, कम से कम इतना तो होना चाहिए। और यहां पर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वह है 1:35, मतलब एक टीचर जो है 35 बच्चों की क्लास को पढ़ा सकता है। यदि 35 नामांकन है तो वहां पर एक टीचर होना कम से कम बहुत जरूरी है, ये बात यहां पर कही गई है। अगर 100 से अधिक बच्चों का नामांकन है, आगे बात क्या कही है, 100 से अधिक बच्चों का नामांकन है तो एक हेडमास्टर हो तथा पार्ट टाइम आर्ट का टीचर भी आए आपके स्कूल में, फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर भी आपके स्कूल में आना चाहिए, ये बात भी यहां पर कही गई है दोस्तों। अगली बात पे हम चले तो अगली बात क्या कही गई हमारी, आपको समझ में आ गई। 1:35 का तो आपको खेल समझ में आ गया। इसके अलावा मैंने बता दिया, कोई 100 बच्चों से ज्यादा नामांकन तो एक हेडमास्टर की पोस्ट भी होगी। इसके अलावा पार्ट टाइम रूप में एक आर्ट का टीचर और एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी आएगा जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में बच्चों को जानकारी देगा। ये जूनियर स्कूल की बात है। और रेशियो 1:35 मैंने बता दिया। इसके अलावा स्कूल की बिल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए स्कूल की बिल्डिंग में, देखिए एक क्लासरूम कम से कम एक, यदि आपके स्कूल में 3 मास्टर हैं तो 3 मास्टरों का मतलब 3 कमरे आपके स्कूल में होना कंपलसरी है। सरकारी स्कूल की बात यहां पर कर रहे हैं हम, या कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल की बात कर रहे हैं। यदि एक क्लासरूम प्रत्येक टीचर के लिए एक विद्यालय में होना चाहिए। यदि आपके स्कूल में 3 मास्टर हैं तो कम से कम 3 कमरे आपके स्कूल में होने चाहिए। इसके अलावा एक कमरा ऐसा होना चाहिए जो कि ऑफिस भी बना लो उसे आप, या कहो तो इसे स्टोर बना लो, या कहो तो उसे हेडमास्टर का कमरा बना लो। ये मतलब एक कमरा और इसके अलावा होना चाहिए जो आपका स्टोर की तरह भी काम कर जाएगा, हेडमास्टर के रूम की तरह भी काम कर जाएगा, या आपके ऑफिस की तरह भी वो काम कर जाएगा, जहां पे आपके ऑफिस के रजिस्टर इत्यादि सब कुछ रख लिया होगा। इसके अलावा आपकी बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, एक सेपरेट लड़के और लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके स्कूल में पीने का शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल में एक किचन की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहां पर मिड डे मील बच्चों का बनाया जा सके। और मिड डे मील का नाम आपको पता होगा, चेंज होकर पीएम पोषण शक्ति योजना हो चुका है, ठीक है ना। मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण शक्ति योजना कर दिया है। तो आपके स्कूल में किचन की व्यवस्था भी हो जहां पर मिड डे मील बन सके। इसके अलावा एक स्कूल में प्ले ग्राउंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहां बच्चे प्रार्थना या खेलना इत्यादि सब कर सके, क्योंकि खेलना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल का मतलब क्या है, बाउंड्री वॉल मतलब आपका स्कूल चारों तरफ से कवर होना चाहिए, चाहे उस पर तार फेंसिंग हो या स्कूल की ऊंची ऊंची बाउंड्री भी हो, जिससे कि कोई गैर सामाजिक तत्व या असामाजिक तत्व उसके स्कूल के अंदर एंट्री ना करे। अब वर्किंग डे की बात आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। स्कूल के अंदर कितने कितने घंटे का वर्किंग डे होना चाहिए। तो देखो 1 से कक्षा 5 तक की बात करें
तो स्कूल में कम से कम स्कूल आपका एक साल में 200 दिन स्कूल चलना चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र के अंदर, मतलब एक एकेडमिक ईयर के अंदर कम से कम प्राइमरी तक के बच्चों का स्कूल 200 दिन चलना चाहिए। 200 दिन स्कूल आपका खुलना चाहिए, 200 वर्किंग डेज आपके मिनिमम उसमें होने चाहिए। ये मिनिमम वर्किंग डे है, मतलब कम से कम इतने दिन तो स्कूल खुले ही खुले, चाहे कितनी छुट्टी पड़वा लो। 365 दिन में 200 दिन तो आपका खुलना जरूरी ही जरूरी है। छठी से आठवीं तक हम देखें तो छठी से आठवीं तक क्या है, ये छठी से आठवीं तक का स्कूल है, मतलब जूनियर हाई स्कूल या कहें या उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय, वो कम से कम 220 दिन उसके अंदर वर्किंग डेज होने ही होने चाहिए एक शैक्षणिक सत्र में, एक एकेडमिक ईयर में। मतलब कम से कम आपके 220 दिन वो स्कूल खुले, टीचर आए, बच्चे आए, वहां पर कम से कम ये काम होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, 200 और 220। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इंस्ट्रक्शनल आवर कितने होने चाहिए प्रति हफ्ते के हिसाब की बात की गई है यहां पर, कि पूरी साल में, सॉरी ये पूरी साल की बात की गई है कि आपके पूरी साल में भाई आप 200 दिन प्राइमरी का स्कूल खुल गया, लेकिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कितने देर घंटे कम से कम होनी चाहिए एक सत्र में। एक सत्र का मतलब हो गया, जब मान लो 1 अप्रैल से आपके स्कूल खुले तो एक साल का जो वो सत्र होता है, मतलब एकेडमिक ईयर, जिस दिन से बच्चे के एडमिशन होके पढ़ाई खत्म होगी, फाइनल एग्जाम होंगे, तब तक का उसे कहते हैं एकेडमिक सत्र। तो यहां पर 200 दिन तो स्कूल, मैंने बताया वर्किंग डेज होंगे, उसमें हो सकता है भाई किस दिन आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हो, 15 अगस्त, सभी दिन, ये सब काम भी हो रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शनल टाइम नहीं होगा। बच्चे का इंस्ट्रक्शनल टाइम मतलब जितनी देर बच्चे को आप क्या निर्देश दो, निर्देशात्मक जो घंटे होंगे वो कम से कम आपके कितने होने चाहिए, 5वीं तक। या प्राइमरी की बात करें हम, प्राइमरी की यदि हम बात करेंगे तो कम से कम एक साल में, एक एकेडमिक सत्र में बच्चों को 800 घंटे आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन देनी है बच्चों को, 800 घंटे कम से कम बच्चा पढ़े, ये आरटी कहता है। और 8वीं कक्षा तक की बात करें तो ये हो जाते हैं 1000 घंटे आपको बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है, कम से कम की बात यहां पर की गई है। और एक और बात देखेंगे यहां पर हम, जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एन ओनो का मतलब नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर आवर, आवर्स पर वीक, मतलब प्रत्येक हफ्ते में, यदि एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते टीचर को कम से कम 45 घंटे स्कूल में अपना काम करना ही करना है। यदि मान लो आपका क्या हुआ, यदि आपका स्कूल कितने घंटे चलता है, यदि आपका स्कूल चलता है 5 दिन तो हो गया 9 पंजे 45, मतलब एक दिन में 9 घंटे टीचर को देने हैं। ठीक है ना, 6 दिन चलता है तो उसी हिसाब से इसको 45 को भाग 6 दे लो, तो मतलब इतनी देर का आपका टाइम पीरियड स्कूल में होगा, इतनी देर आपको स्कूल में बैठना है, काम करना है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर की बात करी गई, एक हफ्ते कम से कम इतने दिन, इतने घंटे टीचर को स्कूल में वर्किंग करनी है, 45 घंटे की ये बात कही गई है। ये सारे फैक्ट्स जो लिखवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा आपके पेपर में। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्कूल में एक लाइब्रेरी भी हो जिसमें समाचार पत्र, पुस्तक, मैगजीन, स्टोरी बुक इत्यादि हो और बच्चे उनको पढ़ सके। ये बात, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी आपके स्कूल में होनी चाहिए, एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर ये भी चीज आती है और ये व्यवस्था होनी ही चाहिए। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट, और इसके साथ ही आर्टिकल लगभग पार्ट आपका खत्म हो लेगा। क्या है कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में हो। इसका मतलब क्या है, यदि बच्चे का घर कहीं भी हो, किसी बच्चे का घर कहीं भी हो, उस बच्चे के घर से यदि वो प्राइमरी स्कूल में जाना चाहता है तो प्राइमरी स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल कौन सा होगा, सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त हो, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो, वो 1 किलोमीटर के दायरे में हो बच्चे के घर से, चाहे बच्चे का घर कहीं हो, यदि उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और जूनियर स्कूल जिसे कहते हैं 8वीं तक का स्कूल, 8th क्लास तक का स्कूल क्या है, ये 3 किलोमीटर के दायरे में हो। कब, 3 किलोमीटर के दायरे में ये स्कूल होना ही होना चाहिए। ये स्कूल 3 किलोमीटर, मान लो किसी बच्चे घर यहां पर है तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 किलोमीटर दूर जाए, उसको वो स्कूल आ जाए। ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन रखी गई है कि इसलिए आप देखते होंगे अब गांव गांव में आपके प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं, और हर गांव या एक गांव को छोड़कर एक गांव में यदि पास पास है तो वहां पर जूनियर स्कूल खुले हुए हैं। वो किसकी वजह से, आरटी की वजह से। आरटी में कहा गया है, राइट टू एजुकेशन में, कि बच्चे यदि प्राइमरी स्कूल, क्यों भाई बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ता था, इसीलिए कि स्कूल दूर पढ़ते थे उससे, तो गांव गांव में स्कूल खुलवा दिए। क्यों, बच्चे के 1 किलोमीटर के अंदर तो प्राइमरी स्कूल हो
और प्राइमरी के बाद वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 6ठी क्लास में, तो वो हो सकता है 3 किलोमीटर तक दूर पढ़ने के लिए जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम दूरी है ये कि 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए उसके घर से। किसी भी बच्चे के घर से जो भी पढ़ने जा रहा है स्कूल में 5वीं तक का, तो उसका 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, उसके घर के 1 किलोमीटर के आसपास ही हो, और जूनियर में जो पढ़ने जा रहा है उसके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर उसका स्कूल होना चाहिए उसके घर से। ये बात भी आरटी कहता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी आरटी क्लास खत्म हुई। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी क्लास जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे दिशा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी दिशा एकेडमी दादरी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आपके लिए चलाए जा रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी के एग्जाम हुए, MTS, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, और टीचिंग के सभी प्रकार के बैच जैसे KVS, सुपर टेट, सभी बैचेज आपको वहाँ पर मिलेंगे बहुत मिनिमम कॉस्ट पर। तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए आप हमारे दिशा एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दिशा एकेडमी दादरी ऐप को डाउनलोड करें, PDFs इत्यादि, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती रहेंगी। थैंक यू।